नमस्कार, मैं डॉक्टर नताशा शेषवारे, महानगर आयुर्वेद सेवा संघ मुंबई और विश्व आयुर्वेद परिषद मुंबई की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आपने देखा होगा बहुत लोगों में साइटिका, जो कि आयुर्वेद में गृध्रसी के नाम से जाना जाता है, बहुत कॉमनली आज देखा जाता है। तो आज हम साइटिका होता क्या है, गृध्रसी को कैसे पहचानते हैं, उसमें क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस करेंगे, उसमें ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं, आयुर्वेद पद्धति से उसकी चिकित्सा कैसे कर सकते हैं, पंचकर्म क्या क्या करेंगे, ये हम विस्तार पूर्वक आज हमारे एक्सपर्ट वैद्य डॉक्टर विनायक तायडे सर जी से जानेंगे। डॉक्टर विनायक तायडे सर ने एमडी और पीएचडी किया है मित्तल आयुर्वेद कॉलेज से, काय चिकित्सा में से किया है। सर रिटायर्ड प्रोफेसर रह चुके हैं मित्तल कॉलेज के। सर एक्स सीसीआईएम मेंबर रह चुके हैं। सर एक्स सीनेट मेंबर ऑफ एमयूएचएस हैं और अभी सर गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र के ऑनररी फिजिशियन हैं। तो अभी हम सर से मिलते हैं और सर से हम संदिग्धवाद के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो आइए अभी हम चलते हैं। नमस्कार, आज हमारा टॉपिक है गृध्रसी। आपने गृध्रसी नाम तो काफ़ी बार सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हो गृध्रसी होता क्या है? आधुनिक शास्त्र में गृध्रसी को कैसे कोरिलेट कर सकते हैं? तो आज हम हमारे एक्सपर्ट वैद्य डॉक्टर विनायक तायडे जी से निवेदन करते हैं कि वे हमें गृध्रसी के बारे में मार्गदर्शन करें। तो सर, ये गृध्रसी होता क्या है? गृध्रसी आयुर्वेद में जिसकी गृध्र चाल रहती है, जिसमें चलते समय में मालूम पड़ता है कि इसकी चाल गृध्रवत है, इसमें तकलीफ है, उसके गृध्रसी नाड़ी में विकृति हो गई है। जिसके गृध्रसी नाड़ी में विकृति होती है, आधुनिक विज्ञान में इस गृध्रसी नाड़ी को साइटिका नर्व्स बोलते हैं। ये जो डिजीज है इसको साइटिका कहते हैं। आधुनिक विज्ञान में इसको साइटिका कहते हैं, लेकिन आयुर्वेद में इसको गृध्रसी रोग के दृष्टिकोण से जाना जाता है। तो ऐसी ही गृध्रसी जो व्याधि है, जिसमें L4, L5, S1 ये जो वर्टेब्रा जो रहते हैं, जो L4 वर्टेब्रा, लंबर वर्टेब्रा 4, लंबर वर्टेब्रा 5, लंबर वर्टेब्रा 1, S1, ये वर्टेब्रा से ये नाड़ी की शुरुआत हो जाती है। ये नाड़ी बेसिकली L4, L5, S1 से निकलकर नीचे की ओर साइटिका नर्व से निकलकर नीचे की ओर थाई मसल्स में आ जाती है। थाई मसल्स से आगे चलकर वो काफ मसल्स में आ जाती है और एडी तक जाती है। ये ट्रैक है, ये साइटिका नर्व का ट्रैक है। कटी, उरु, पार्श्व, उरु, जंघा, पदम, क्रमात्, ऐसे ये शास्त्र में एक श्लोक लिखा है। ये श्लोक इसलिए लिखा है कि साइटिका नर्व L4, L5 से निकलकर पाद पदम क्रमात् नीचे तक आ जाती है। ये साइटिका नर्व का लोकेशन बताया है। ये साइटिका नर्व ये L4, L5, S1 से निकलती है और नीचे तक आ जाती है। तो इसको हम साइटिका बोलते हैं। आधुनिक विज्ञान में साइटिका बोलते हैं, आयुर्वेद में इसको गृध्रसी रोग के नाम से जाना जाता है। तो सर, ये गृध्रसी रोग होता कैसे है? हाँ, ये इम्पोर्टेंट रहता है। फिर मैं एक बात मैं बता देता हूँ कि ये गृध्रसी रोग जो है, बेसिकली उसका लोकेशन अगर हम देखेंगे तो अधरांग में होता है, बेसिकली लंबर रीजन में होता है, थाई रीजन में होता है, काफ रीजन में होता है, पादप में होता है। यह गृध्रसी नाड़ी एक साइड में जब हो जाती है तब उसमें विकृति निर्माण हो जाती है, वात दोष की विकृति। वात दोष की विकृति, अब आप कहेंगे वात दोष की विकृति कैसी? क्योंकि इस नाड़ी में स्वेलिंग भी आ जाती है और डिजेनरेशन भी हो जाता है। पीडनेन लभते सुखम,
यानी मार्गरोजन्य वात प्रकोप भी रहता है। पीडनेन लभते असुखम, यानी धातुक्षजन्य वात प्रकोप भी होता है। अब ये कैसे पहचानेंगे हम? ये कैसे पहचानेंगे? हमारे पास आने वाला पेशेंट, उसका चेहरा देखने के बाद पता चल जाता है कि वो तो हंसते हंसते आ रहा है, और आने के बाद बोलता है मुझे साइटिका का तकलीफ है। अरे हंसते हुए आ रहा है और बोलता है मुझे साइटिका का तकलीफ है, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि वो जो है अपने एड़ी के ऊपर जोर देता है, एड़ी को दबाता है, और दबाने के बाद उसका पेन कम होता है। पीडनेन लभते सुखम, पीडनेन लभते सुखम, यानी क्या है? जहां जहां मार्गजन्य वात प्रकोप रहता है, जहां जहां पेन होता है, वो साइटिका नोज को हम जब दबाते हैं और दबाने के बाद पेशेंट को अच्छा फील हो जाता है, वह नाड़ी जो है वो वात कफज गुदरसी की नाड़ी होती है। ये जो नाड़ी है ये बेसिकली गुदरसी नाड़ी के दो प्रकार होते हैं। एक वातज गुदरसी, दूसरी वात कफज गुदरसी। वात कफज गुदरसी जिसमें मार्गजन्य वात प्रकोप रहता है, पेन जो स्टार्ट हो जाता है वो साइटिका नॉच से शुरू हो जाता है। वात कफज गुदरसी का जो पेन स्टार्ट हो जाता है वो साइटिका नॉच से शुरू हो जाता है और धीरे धीरे एडी तक आ जाता है। पीडनेन लभते सुखम, इस प्रकार का लक्षण जो है वो साइटिका नॉच से शुरू हो जाता है। यानी साइटिका नॉच में वो नाड़ी का पाल्पेशन जब हम करते हैं और दबाते तो पेशेंट को अच्छा लगता है। इट मीन्स ये वात कफज गुदरसी है, ये वात कफज गुदरसी है। इस नाड़ी में क्या होता है? तो सूजन आ जाती है। इस नाड़ी में क्या आता है? तो सूजन आ जाती है और पेन बढ़ते रहता है, लेकिन दबाने के बाद वो धीरे धीरे वो पेन सबसाइड हो जाता है। वात गुदरसी में अलग रहता है। वात गुदरसी का जो लोकेशन, पेन लोकेशन जो होता है वो L4, L5 और S1 के बीच में से रहता है। वहां से पेन स्टार्ट हो जाता है, साइटिका नॉच की इधर से आ जाता है और धीरे धीरे एडी तक जाता है। इसमें पेन जो रहता है, पीडनेन लभते असुखम, दबाने के बाद दर्द बढ़ जाता है। वात कफज गुदरसी में दबाने के बाद पेन कम हो जाता है, क्योंकि वहां आम है, वहां मार्गजन्य वात प्रकोप है। लेकिन वातज गुदरसी में आम तो रहता ही नहीं है, इसलिए वहां धातुओं का क्षय हो जाता है पीडन करने से, यानी धातु क्षय में वात प्रकोप रहता है। यानी L4, L5 और S1 के बीच में से जो नाड़ी निकलती है उसमें शोष निर्माण हो जाता है, सूख जाती है, उसका डायमीटर कम हो जाता है, उसमें डिजेनेशन हो जाता है। इसलिए जहां जहां डिजेनेशन हो जाता है वहां वहां पीडनेन लभते असुखम, इस प्रकार का लक्षण निर्माण हो जाता है। तो ये जो है वातज गुदरसी का लोकेशन L4, L5 और S1 है। तो वात कफज गुदरसी का लोकेशन साइटिका नॉच है। पीडनम लभते सुखम, ये वात कफज गुदरसी का मिलती है, और L4, L5, S1 जो है पीडनेन लभते असुखम, ये वात गुदरसी है। तो ये जो है ये हमें देखना है कि इसमें ये जो वातज गुदरसी है इसमें बेसिकली जो फर्क आ जाता है, इसका डायग्नोसिस जब हम करते हैं तो डायग्नोसिस करते समय क्लिनिकल डायग्नोसिस इंपॉर्टेंट है, पैथोलॉजिकल डायग्नोसिस इंपॉर्टेंट है, रेडियोलॉजिकल डायग्नोसिस इंपॉर्टेंट है। तो ये डायग्नोसिस हमें देखकर ही हम डायग्नोस कर सकते हैं कि इसमें क्या विकृति है, बराबर कि नहीं? तो सर इसमें हम और मॉडर्न की डायग्नोसिस तो कर ही सकते हैं, लेकिन आयुर्वेद की और क्या डायग्नोसिस? एक बात है ना, सब बेसिकली क्या रहता है, क्लिनिकल डायग्नोसिस क्या बताता है? वातज गुदरसी का क्लिनिकल डायग्नोसिस, चलने के बाद पेन बढ़ जाता है,
दबाने के बाद पेन बढ़ जाता है, उसमें पीपीडी का संचयनोत प्रतीति इस प्रकार का लक्षण व्यक्त है। चलने के बाद पैर सुन्न हो जाता है। दिस इज द क्लिनिकल डायग्नोसिस। अब ये क्यों होता है? ये क्यों होता है? वो नाड़ी सूख जाती है, वायु का रुक्षगुण ज्यादा बढ़ने के कारण, खरगुण ज्यादा बढ़ने के कारण, पुरुषगुण ज्यादा बढ़ने के कारण ये नाड़ी सूख जाती है। और जब सूख जाती है तो वहाँ जो सेंसेशन जो होता है वहाँ मूंगी चलती है, टिंगलिंग सेंसेशन मिलता है, नमनेस रहता है। लेकिन वात कफल गुरुसी में ऐसा नहीं रहता है। वात कफल गुरुसी में पीड़ने लभते सुखम, वहाँ स्वेलिंग रहता है, वहाँ स्वेलिंग रहता है, वहाँ आम रहता है, आम के कारण वहाँ स्वेलिंग आ जाता है, वो मार्गोजनीय मात्रा को रहता है। तो डायग्नोसिस जब हम करते हैं तो क्लिनिकल डायग्नोसिस, वात कफल गुरुसी का क्लिनिकल डायग्नोसिस क्या रहता है कि चलने के बाद पेशेंट को आराम लगता है, दबाने के बाद अच्छा आराम लगता है, सेक देने से आराम लगता है, तो ये पेशेंट को पेन कम हो जाता है। लेकिन अगर हम वातज गुरुदृष्टि में अगर हम दबाते हैं तो पेन बढ़ जाता है। इट मीन्स पीड़न लभते असुखम। अब सवाल यहाँ निर्माण होता है कि ऐसा क्यों होता है, पीड़न करने से पेन क्यों बढ़ता है? तो इसके पीछे का आधार है कि उसके कॉजिटिव फैक्टर्स हमें देखने चाहिए। बराबर है? तो कॉजिटिव फैक्टर्स हमें देखना चाहिए। तो किस कारण से होता है? स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। अब ये स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी कहाँ आती है? तो L4 अल्फा और S1 के बीच में खांसने के बाद हम पूछते क्वेश्चन, पेशेंट को क्वेश्चन पूछते, खांसने के बाद दर्द बढ़ जाता है क्या? चलने के बाद दर्द बढ़ जाता है क्या? सामने झुकने के बाद दर्द बढ़ जाता है क्या? बैठने के बाद दर्द बढ़ जाता है क्या? खड़ा रहने के बाद दर्द बढ़ जाता है क्या? सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद दर्द बढ़ जाता है क्या? सोने के बाद दर्द बढ़ जाता है क्या? करवट चेंज करने के बाद दर्द बढ़ जाता है क्या? ये क्वेश्चन क्यों पूछना चाहिए? ये इसलिए पूछना चाहिए कि क्लिनिकली हमें मालूम पड़ना चाहिए कि वहाँ के L4 और L4 अल्फा और S1 के बीच में स्ट्रक्चर में खराबी आ गई है। खराबी क्या आ गई है? तो बेसिकली खांसने के बाद, छींकने के बाद दर्द बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि वहां का जो वर्टेब्रा जो है वो वर्टेब्रा खिसक जाता है। दैट कंडीशन इज नोन एज स्पॉन्डिलोलिथेसिस। स्पॉन्डिलोलिथेसिस मीन्स डीअरेंजमेंट ऑफ द वर्टेब्रा इज नोन एज स्पॉन्डिलोलिथेसिस। वर्टेब्रा खिसक जाता है, जैसे खांसते हैं तो वो नोज जो है स्ट्रेच हो जाती है और पेन एग्रीवेट हो जाता है। स्पॉन्डिलोलिथेसिस। खांसने के बाद जब पेशेंट बैठ जाता है तो पेन कंटिन्यू रहता है। अभी ऐसा क्यों रहता है? पेशेंट ऐसा बैठ जाता है, बीच में ऐसा करता है, फिर से बैठ जाता है। ये क्यों होता है कि L4 अल्फा S1 ये वर्टेब्रा में क्या हो जाता है? घिस जाता है और ये क्या करता है? बल्ज करता है, एक दूसरे को दबाता है। और जब एक दूसरे को दबाता है तो बैठने के बाद पेन बढ़ जाता है। इसलिए पेशेंट बोलता है जब मैं उठता हूँ तो थोड़ा अच्छा लगता है, लेकिन बैठने के बाद फिर से बढ़ जाता है। ये जो है बल्जिंग हो रही, वर्टेब्रल बल्जिंग बोलते हैं उसको, वर्टेब्रल बल्जिंग बोलते हैं। चलने के बाद पेन बढ़ जाता है, चलने के बाद पेन बढ़ जाता है, थोड़ी करवट चेंज करेंगे या थोड़ा हिल जाते हैं तो पेन मे भी पॉसिबिलिटी कि स्पाइनल फ्रैक्चर्स भी हो सकता है, स्पाइनल फ्रैक्चर हो सकता है। या कभी कभी क्या होता है, खांसी आती है तो तुरंत एक पिंचिंग पेन होता है जिसको डिस्क हर्निएशन कहते हैं। वर्टेब्रल डिस्क हर्निएशन जब हो जाता है तो बेसिकली पेन बढ़ता है। एकदम 2 मिनट के लिए वो पेन रहता है, लेकिन वो सीवियर पेन रहता है। जो बाद में जो है खड़ा रहने के बाद पेन कंटिन्यू होता है, क्योंकि वहाँ डिजेनेरेशन ज़्यादा रहता है, या वहाँ वीकनेस निर्माण हो जाता है, हड्डियों में दुर्बलता निर्माण हो जाती है। खड़ा रहने की ये नहीं कि पेशेंट को क्या होता है, अभी मैं गिरूंगा कि क्या, इस प्रकार के लक्षण अभिव्यक्त हो जाते हैं। यानी स्पॉन्डिलोसिस, स्पाइनल फ्रैक्चर्स
disc herniation and bulging. These are the structural deformity basically seen in sciatica. ये स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी है। ये स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी देखने चाहिए कि उसमें से निकलने वाली जो साइटिका नोज जो है उसमें पेन एग्रीवेट होता है, और ये स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी हमें वातज गुदरसी में मिलती है, वात कफल गुदरसी में नहीं मिलती है। और वो डायग्नोज करने के लिए हमें बेसिकली एमआरआई करना चाहिए। सिंपल एक्सरे में हमें सिर्फ इतना ही दिखता है कि स्पॉन्डिलोलिसिस कंडीशन है या ऑस्टियोफाइटिक चेंजेस आ गए हैं, लेकिन बल्जिंग जो है, बल्जिंग क्लियर नहीं होता है, या लिथिसिस क्लियर नहीं होता है, या डिस्क हर्निएशन क्लियर नहीं होता है। लेकिन जैसे हम एमआरआई स्पाइन करते हैं, एमआरआई एल स्पाइन करते हैं, तो हमें मालूम पड़ता है कि वो डिस्क हर्निएशन है या नहीं है, स्पॉन्डिलोलिसिस कंडीशन है क्या नहीं है, फ्रैक्चर्स है क्या नहीं है, या स्पॉन्डिलोसिस है क्या नहीं है, या बल्जिंग हो या क्या नहीं। ये डायग्नोज करने के लिए हमें एमआरआई स्पाइन करना चाहिए, जिससे हमें पता चल जाता है कि स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी लंबर वर्टेब्रा में हो रही है, और उसमें से जो निकलने वाली साइटिका नोज है वो स्ट्रेच हो जाती है, उसमें पेन एग्रीवेट हो जाता है। नमनेस जो लक्षण जो है, ये नमनेस लक्षण बेसिकली हमें सिर्फ वातज गुदरसी में ही मिलता है। तो सर वात कफज गुदरसी में ये सारे लक्षण दिखते हैं? नहीं दिखते ना, वात कफज गुदरसी में स्फुरन रहता है, लेकिन पीपीले के संचरण प्रतीति ये लक्षण नहीं रहता है, क्योंकि वहाँ स्वेलिंग रहता है। आप बोले कि फिर ये स्वेलिंग आता कहाँ से, तो ये है वात कफज गुदरसी का निर्माण जो है, जिसको हम उद्भव स्थान कहते हैं, व्याधि का उद्भव स्थान कहते हैं। वात कफज गुदरसी का उद्भव स्थान आमाशय है, अग्निमांद्य, आमोत्पत्ति, रसदुष्टि, और ये आम जो है पूरे शरीर में फैल जाता है। जैसे ही वो लंबर रीजन में आ जाता है तो साइटिका नोज को सूजन आ जाती है। यानी वात और कफ दोनों की विकृति से ये हो जाता है सीरा स्नायु और कंडरा, इसमें विकृति निर्माण होती है। उद्भव स्थान, अधिष्ठान, संचार स्थान और व्यक्ति स्थान। उद्भव स्थान आमाशय है, संचार स्थान जो है साइटिका नोज है, अधरांग है, व्यक्ति स्थान साइटिका नोज है, हाँ, और ये जो अधिष्ठान जो है वो सीरा स्नायु और कंडरा है, संचार, हाँ, ये अधिष्ठान जो है। तो इसमें ये हमें देखना चाहिए कि इसमें विकृति आ गई है, लेकिन ये विकृति किस कारण आ गई है, आम के कारण आ गई है। आम क्यों निर्माण हो रहा है, अग्निमांद्य के कारण निर्माण हो रहा है। यानी जब चिकित्सा जब हम करते हैं तो चिकित्सा करते समय हमें उद्भव स्थान की चिकित्सा करनी पड़ती है, अधिष्ठान की चिकित्सा करनी पड़ती है, संचार स्थान की चिकित्सा करनी पड़ती है, व्यक्ति स्थान की चिकित्सा करनी पड़ती है वात कफज गुदरसी में। तो सर मतलब चिकित्सा पद्धति वात कफज में और वातज गुदरसी में अलग है? निश्चित ही अलग है, क्योंकि उनकी लोकेशन अलग है। अभी आप देखते हैं ना कि वातज गुदरसी का उद्भव स्थान क्या है, L4, L5 और S1। संचार स्थान क्या है, अधरांग है। अधिष्ठान क्या है, गुदरसी नाड़ी है। व्यक्ति स्थान क्या है, गुदरसी सिरा नाड़ी और कंडरा है। यह अलग अलग है, दोनों के लोकेशन अलग है। एक वात कफज गुदरसी में दीपन चिकित्सा करनी पड़ती है, पाचन चिकित्सा करनी पड़ती है, वातानुलोमक चिकित्सा करनी पड़ती है, मलानुलोमक चिकित्सा करनी पड़ती है, शूलग्न चिकित्सा करनी पड़ती है, शोधग्न चिकित्सा करनी पड़ती है। और वातज गुदरसी में भ्रूण चिकित्सा करनी पड़ती है, क्योंकि वहाँ मार्गजन्य वात प्रकोप है, यहाँ धातु क्षेत्र वात प्रकोप है। ये धातुओं को ग्रहण करने वाली चिकित्सा करनी पड़ती है। यानी L4, L5 और S1 के बीच में जो डिजेनरेशन हो रहा है और हमें रोकना है, वो हमें रोकना है, और वो रोकने के लिए हमें वहाँ भ्रूण चिकित्सा करनी पड़ती है। अब सवाल ये निर्माण होता है इसमें कि इस प्रकार की जो वात कफज गुदरसी और वातज गुदरसी दोनों में लक्षण अलग अलग रहते हैं। जैसे भी हमारे पास पेशेंट आ जाता है और वो उसके चेहरे के ऊपर अगर दुखी चेहरा दिखता है और बोलता है मुझे पेन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इसका मतलब है उसको वातज गुदरसी, क्योंकि वो जैसे चलता है तो पेन बढ़ते रहता है। लेकिन वात कफज गुदरसी में ऐसा नहीं रहता है, चलने के बाद उसको तकलीफ नहीं होती है, उसको प्रेशर पड़ता है। हाँ, क्योंकि प्रेशर पड़ता है, क्योंकि आम है ना वहाँ, तो आम को जीतने के लिए वो वहाँ क्या करता है, दबाने से उसको रिजल्ट मिल जाता है। तो ये पॉजिटिव फैक्टर्स है। अभी आप हम देखते हैं
कि इसके जो कारण जो बताए गए हैं, अभिघात जन्य निदान, यानी कभी कभी क्या रहता है, एक्सीडेंट के कारण यह तकलीफ हो जाती है, कोई व्याधि के बारे में व्याधि हो जाती है तो उसके बारे में भी हो जाता है। अब बहुत बार इस प्रकार का जो लक्षण है हमें पॉट स्वाइन में दिखाई पड़ता है, नमनेस जो रहता है पॉट स्वाइन में दिखाई पड़ता है, क्योंकि वहां धातु क्षीण मात्रा होता है। वात कफरत दूसरे में क्या रहता है, पेट खराब होता है, इसलिए साइटिका नोज हो जाती है। तो दोनों में अलग अलग रहता है, दोनों में अलग अलग रहता है। तो क्लिनिकली हमें देखना चाहिए कि वात कफज गुरुदृष्टि के लक्षण अलग है और वातज गुरुदृष्टि के लक्षण अलग है। पैथोलॉजिकल अगर हम चेक करेंगे तो दोनों ही इसमें ये सार बढ़ जाता है, इन्फेक्शन और डिजेनरेशन दोनों में ये सार बढ़ जाता है। एक में सीआरपी लेवल ज़्यादा बढ़ जाती है वात कफज गुरुदृष्टि में, कभी कभी एंटीसीसीपी लेवल भी बढ़ जाती है, तो वो जो वात कफज गुरुदृष्टि में बढ़ती है। लेकिन इसमें विटामिन D3, सीरम कैल्शियम ये लेवल कम हो जाती है वातज गुरुदृष्टि में। तो ये हमें क्लिनिकली, पैथोलॉजिकली, रेडियोलॉजिकली हमें देखना चाहिए। एक्सरे लिखने के बाद हमें इतना ही मालूम पड़ेगा कि इस अल्फा और अल्फा के बीच में कुछ तो भी विकृति है और वो डिजेनरेशन हो रहा है, इतना ही मालूम। लेकिन एमआरआई स्पाइन करने के बाद हमें तुरंत पता चल जाता है कि अल्फा और S1 के बीच में बल्जिंग हो रहा है, फैसिलिटल आर्थ्रोपैथी है, या वहाँ डिफ्यूज बल्जिंग है, या डिस्क हर्निएशन है, हाँ, ये स्पॉन्डिलोलिसिस की कंडीशन है, और ये दीज आर द स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी पर्टिकुलर सीन इन लंबर व्हाटएवर। तो ये हमें देखकर हमें ट्रीटमेंट करना चाहिए, क्योंकि वहाँ धातु क्षीण वात है, वहाँ हमें बृहन चिकित्सा करनी चाहिए। तो सर इसमें अगर हम नाड़ी देखेंगे तो दोनों टाइप के गुरुदृष्टि में क्या हमें नाड़ी अलग पता चलेगी? निश्चित पता चलेगी। ये वातज गुरुदृष्टि जो है उसमें धातु क्षय की नाड़ी लगेगी, व्यान वायु की नाड़ी लगेगी, उसमें लघु गुण की वृद्धि हो जाती है, खर गुण की वृद्धि हो जाती है, सूक्ष्म गुण की वृद्धि हो जाती है, हाँ। तो लेकिन वात कफज गुरुदृष्टि में शीत गुण की वृद्धि हो जाती है, गुरु गुण की वृद्धि हो जाती है, वो साम नाड़ी रहती है, ये निराम नाड़ी रहती है। ये पंचात्मक दोषों में दोनों में व्यान वायु की नाड़ी रहती है, लेकिन एक में मार्गरोध रहता है तो एक में धातु क्षय रहता है, एक में गुरुता रहता है तो एक में लघुता जाता है। लघुता जो रहती है वो बेसिकली वातज गुरुदृष्टि में रहती है। दोषता नाड़ी का परीक्षण करने के बाद वात कफज नाड़ी, यानी दो प्रकार की नाड़ी लगती है, एक इधर लगती है और एक इधर लगती है, और ये जो नाड़ी रहती है ये दोनों ही नाड़ियां साम रहती है वात कफज गुरुदृष्टि में, दोनों नाड़ियां साम रहती है, यानी गुरु रहती है। इसमें स्पर्श गति रहती है तो इसमें हंस गति रहती है। तो दोनों नाड़ी हमें मालूम पड़ती है, जैसे हम हाथ लगाने के बाद मालूम पड़ता है ये दोनों नाड़ियां गुरु है, दोनों सामता है, दोनों में शीत गुण का वृद्धि ज़्यादा हो गई है। इसका मतलब कहीं तो भी इन्फ्लामेशन है, कहीं तो भी सूजन है, कहीं तो भी आम है, और उस दृष्टिकोण से हमें चिकित्सा करनी चाहिए। बेसिकली अस्थि धातु में विकृति आ जाती है, इसमें अस्थि धातु में विकृति है, इसमें रस धातु में विकृति है, इसमें रस रक्त में विकृति है, इसमें मांस में विकृति है, यानी सीरस नहीं और कंडरा इसमें विकृति जो है ये दोनों इसमें विकृति पाई जाती है। तो ये विकृति हमें देखनी चाहिए, यहाँ वात कफज में भी देखनी चाहिए और वातज गुरुदृष्टि में भी देखनी चाहिए। यानी वात कफज गुरुदृष्टि में जब हम देखते हैं तो उस समय में देखना चाहिए इन्फ्लेमेशन है या नहीं। तो धातु अगर देखेंगे तो कौन से टाइप की गुरुदृष्टि में कौन सा धातु दृष्टि होती है? वातज गुरुदृष्टि में अस्थि धातु की विकृति रहती है, और वात कफज गुरुदृष्टि में रस है, रक्त है, मांस है, अस्थि है, सिरा है, स्नायु है, कंडरा है, इसमें भी सिरा स्नायु कंडरा है वातज में, तो दोनों ही इसमें। लेकिन वातज गुरुदृष्टि में जैसे कि वात कफज गुरुदृष्टि में बताया है कि सिरा स्नायु कंडरा में अग्निकर्म करना चाहिए, लेकिन धातु क्षय में अग्निकर्म नहीं करना है। ऐसे क्यों सर? क्योंकि वो धातु क्षय करने वाला है। अग्निकर्म धातु क्षय कर, पेन कम करेगा लेकिन धातु क्षय होने की संभावना ज़्यादा रहती है। लेकिन ये जो अग्निकर्म जो है ये लक्षण मूलक चिकित्सा है, व्याधिमूलक चिकित्सा नहीं है। व्याधिमूलक चिकित्सा अलग रहती है, दोनों इसमें अलग अलग चिकित्सा करेंगे, दोनों इसमें अलग अलग बस्ती दे देंगे। तो इसी प्रकार की जो व्याधि है वो हमें देखनी चाहिए। सर अभी हम लोग चिकित्सा की तरफ बढ़ ही रहे हैं, तो दोनों में कौन सी चिकित्सा कैसे स्टार्ट करें? अभी एक बात है कि हमारे पास आने वाला रुग्ण पहले डायग्नोज करना है
कि वातज गुरुदृष्टि का है या वात कफज गुरुदृष्टि का है। अगर वातज गुरुदृष्टि का रहेगा तो हमें भ्रूण चिकित्सा करनी चाहिए। भ्रूण चिकित्सा करनी चाहिए, स्नेहनम स्वेदनम, स्नेहन करना चाहिए, स्वेदन करना चाहिए। अभी स्नेहन स्वेदन क्यों करना चाहिए? क्योंकि वो जो गुरुदृष्टि नाड़ी है ना, वो सूख गई है, उसमें रुक्षता निर्माण हो गई है, उसमें खरता निर्माण हो गई है, उसमें लघुता निर्माण हो गई है, उसमें सूक्ष्मता निर्माण हो गई है, वो सूख गई है, तो उसको तेल लगाना चाहिए, यानी स्नेहन करना चाहिए। अभी आप पूछेंगे कि किससे स्नेहन करना चाहिए, तो भला तेल से करना चाहिए, नारायण तेल से करना चाहिए। आप पूछो दशमूल तेल से क्यों नहीं करना चाहिए? इसलिए नहीं करना चाहिए कि दशमूल तेल जो है मार्गरोध के ऊपर काम करने वाला है और महानारायण तेल जो है वो धातुक्षय के ऊपर काम करने वाला है। तो वहां हम क्या करेंगे, महानारायण तेल का प्रयोग करेंगे, बला तेल का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार के तेलों का स्नेहनार्थ प्रयोग करेंगे। स्वेदन देना चाहिए। अब स्वेदन कौन सा देना चाहिए? नाड़ी स्वेद देना चाहिए, जिसमें हम बाष्प स्वेद बोलते हैं उसको, जिसमें निर्गुंडी डालते हैं, दशमूल क्वाथ, निर्गुंडी पत्र, शेवगा पत्र, ये हम डालने के बाद उसका जो बाष्प स्वेद जो है वो देते हैं। वो किसमें देना चाहिए? तो बात कफज गुरुदृष्टि में देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? कि निर्गुंडी और शेवगा जो है और दशमूल, ये शोथग्न है, ये तीनों शोथग्न है। इसलिए साइटिका नोज में जो शोथ आता है वो कम करने के लिए इस प्रकार के बाष्प स्वेद का प्रयोग करना चाहिए। और सर स्नेहन किससे करेंगे बात कफज में? स्नेहन अगर करना है तो विषयगर्भ तेल से करना चाहिए। वहाँ गलती से भी हम कभी नारायण तेल लगाते तो हेवीनेस लग जाता है। सहचर तेल से कर सकते हैं, सहचर तेल से कर सकते हैं। लेकिन वातज गुरुदृष्टि में जो अगर हमें स्नेहन करना है तो बला तेल से करना चाहिए या महानारायण तेल से करना चाहिए। अब सवाल यहां निर्माण होता है कि यहां में जो ट्रीटमेंट करनी है, जो बस्ती देनी है, वो बस्ती बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। आम को जीतने के लिए, शोथ को कम करने के लिए ऐसा कोई तेल होता है, ऐसा कोई द्रव्य होता है जो जिसके द्वारा एक बस्ती का निर्माण किया है, जिसका रोगाधिकारी गुरुदृष्टि है, वात कफज गुरुदृष्टि है। ऐसी जो बस्ती है ये एरंड मूलादि बस्ती है। और सर एरंड मूलादि बस्ती के कंटेंट्स क्या क्या है? जैसे एरंड मूल रहता है, उसमें निर्गुंडी रहती है। इस प्रकार के जो द्रव्य रहते हैं जो शोथग्न है, शूलग्न है, वातग्न है, कफग्न है, शूलग्न है, शोथग्न है, ऐसे प्रकार की जो बस्ती है वो जो देने के बाद आम का पाचन करेगी, वायु का अनुगमन करेगी, मल का अनुगमन करेगी, शूल का शमन करेगी, शोथ का नाश करेगी। तो ऐसे एरंड मूलादि बस्ती का प्रयोग करेंगे। लेकिन ये एरंड मूलादि बस्ती जो है वो वातज गुरुदृष्टि में नहीं दे सकते। और उसमें जो बस्ती देनी है हमें, वहां जो बस्ती देनी है वो बस्ती हो तिक्तक्षीर बस्ती का प्रयोग करना चाहिए। तो सर ये तिक्तक्षीर बस्ती कैसे काम करेगा? अभी तिक्त द्रव्य कौन कौन से रहते हैं? नीम रहता है, वासा रहता है। ऐसे तिक्त रसात्मक द्रव्यों से सिद्ध की हुई जो बस्ती रहती है, यानी पहले हम क्या करेंगे, काढ़ा तैयार करेंगे। तिक्त द्रव्यों से सिद्ध किया, काढ़ा करने के बाद वो छान लेते हैं, उसमें घी डालते हैं, दूध डालते हैं, उबालते हैं, हाँ, और उसके बाद जो उस बस्ती देते हैं उसको तिक्तक्षीर बस्ती बोलते हैं। जो बस्ती धातु क्षय को कम करने वाली रहती है। क्यों कम करने वाली रहती है? क्योंकि उसमें दूध और घी डाला है। जो दूध और घी वाला जो बस्ती रहती है वो धातु क्षय को कम करती है, ब्रूहण करती है, नाड़ी में जो शोष निर्माण हो रहा है वो शोष कम करती है। जो L4, L5 और S1 के बीच में जो स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी निर्माण होती है वो स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी अंशतः कम करती है, अंशतः कम करती है, टोटल कम करती है। इस प्रकार का विधान मैं नहीं कर सकता। अंशतः कम करती है, यानी आप बोलेंगे कि ये बस्ती देने के बाद जो स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी निर्माण होती है वो 100% कम होती है क्या? नहीं होती है। लेकिन उसके कारण जो फंक्शनल डिफॉर्मिटी होती है ये फंक्शनल डिफॉर्मिटी कम हो जाती है। यानी जो लक्षण निर्माण होते हैं ये लक्षण 100% कम हो जाती है। लक्षण कौन से? शूल कम हो जाता है, नाड़ी में जो दौर्बल्य से निर्माण होती है वो कम हो जाती है, जो पिपीलिका संचरण और प्रतीति लक्षण निर्माण होता है वो कम हो जाता है। यानी क्लिनिकली वो बस्ती जो है 100% काम करती है, लेकिन रेडियोलॉजिकली वो काम नहीं करती।
पैथोलॉजिकल काम करती है, ESR लेवल कम करती है, ESR लेवल कम करती है, विटामिन D3 जो है वो नॉर्मलाइज करती है। लेकिन एरनमुलादी जो बस्ती है वो ESR कम करती है, ऐसा हमारा स्टडी हो गया है। साइटिका में जो सूजन आ गई वो सूजन कम करती है, जो गौरवता आ गई है पैर में, जो गौरवता आ जाती है, पैर जो भारी होता है वो लक्षण कम करती है। तो ऐसी है जो बस्ती, एरनमुलादी बस्ती और तिक्तशिर बस्ती। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि तिक्तशिर बस्ती 15 दिन देने के बाद भी पेशेंट को जल्दी आराम नहीं मिलता है, फिर मात्रा बस्ती का प्रयोग करना चाहिए। फिर मात्रा बस्ती में अश्वगंधा तेल की बस्ती देते हैं, अश्वगंधा तेल की बस्ती देते हैं, बला तेल की बस्ती देते हैं, और इस प्रकार की बस्ती देने के बाद निश्चित ही पेशेंट को लाक्षणिक उपशम मिलता है। मैं लाक्षणिक इसलिए बोल रहा हूँ कि वहाँ स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी ज़्यादा रहती है, इसलिए लाक्षणिक उपशम मिल जाता है। लेकिन उसमें और अगर हमें रिजल्ट मिलना है तो उसी के लिए हमें कट्टी बस्ती देना चाहिए। L4 L5 के बीच में हमें कट्टी बस्ती देनी चाहिए। और कट्टी बस्ती में क्या करना चाहिए, हमारे उड़द का जो आटा है, उड़द के आटे से हम गोलाकार कर लेंगे, गोल तैयार कर लेंगे अंदर, और उसके अंदर हम क्या करें, बला तेल डालेंगे। बला तेल डालेंगे करीबन ये 25 या 25 मिनट तक हम वो तेल निकालेंगे, गर्म तेल डालेंगे, निकालेंगे, डाल लेंगे। इस प्रकार का ये कर सकते हैं, जिसके कारण पेशेंट के L4 और L5 के बीच में जो डिजनरेशन हो रहा है वो रुक जाता है, टोटली खत्म नहीं होता है, रुक जाता है लेकिन टोटल खत्म नहीं होता है। उसके बाद भी हम क्या करते हैं, इस प्रकार के पेशेंट में हमें पिंडस्वेद देना चाहिए। पिंडस्वेद देना चाहिए, यानी पिंडस्वेद कौन सा देना चाहिए, तो 2 प्रकार का पिंडस्वेद होता है। एक जो एंड बीज कल का पिंडस्वेद दूसरा है, और दूसरा जो है शस्यशाली पिंडस्वेद रहता है। सर पहले तो आप ये बता सकते हैं कि पिंडस्वेद होता क्या है? पिंडस्वेद ये रहता है कि जिसमें क्या रहता है, काढ़ा रहता है, काढ़ा डालते हैं, उस काढ़े में आटा, अपने जो चावल रहते हैं, पहले चावल पकाते हैं, उसमें दशमूल क्वाथ डालते हैं, अश्वगंधा डालते हैं, शतावरी डालते हैं, बला डालते हैं, और उसका वो पकाते हैं। और पकाकर जो है वो जितना भी वो जो ये है आटा वगैरह जो है, चावल जो है जिसमें अश्वगंधा है, शतौरी है, बला है, उसको हम पैक करते हैं। और उसका हम क्या करते हैं, दूरदर्शी से L4 L5 S1 से लेकर टैलस तक क्या करते हैं, मसाज करते हैं। इसको षष्टिशाली पिंड स्वेद कहते हैं, जो स्नेहपूर्वक स्वेदन है, जो स्नेहपूर्वक स्वेदन है। स्नेहन तो होता ही है, क्यों कि हमने उसमें घी भी डाला है, उसने घी भी डाला है, काढ़ा भी डाला है, अश्वगंधा भी डाला है, शतावरी भी डाला है, बला भी डाला है, दशमूल भी डाला है। तो ये जो क्या करेगा, ये स्नेहपूर्वक स्वेदन करता है। तो क्या सर ये हम दोनों केस में दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये जो है, ये शस्यशाली पिंड स्वेद जो है वो धातुक्षजन्य वातकों के ऊपर काम करने वाला है, और मार्गोजन्य के ऊपर काम करने के लिए एरंड बीज कलिका का पिंड स्वेद करना चाहिए। एरंड के बीज जो रहते हैं वो रात भर भिगोते हैं, दूसरे दिन वो कूटते हैं, उसके अंदर का बीज निकालते हैं, उसको कूटते हैं, उसको गर्म करते हैं, और उसके द्वारा हम स्वेदन करते हैं। वो वात का फल दूसरे में काम करती है, क्योंकि एरंड बीज के कलकर का पिंड स्वेद जो है वो मार्गोजन्य वात को कम करने वाला रहता है, स्वेलिंग कम करने वाला है, शोतग्न है, शूलग्न है, वातानुलोमक है, आम पाठ्य। तो मार्गोजन्य वातों को कम करने के लिए हमें एरंड बीज कलकर का पिंड स्वेद करना चाहिए, और धातुक्षजन्य वातों को कम करने के लिए शस्यशाली पिंड स्वेद का प्रयोग करना चाहिए। तो इस प्रकार के हमें प्रयोग करना चाहिए, बस्ती देनी चाहिए, शस्यशाली पिंड से देना चाहिए, एरंड बीज कलकर का पिंड से देना चाहिए। और उसमें और सर, क्या हम रक्त मोक्षण कर सकते हैं हृदय में? कर सकते हैं, कर सकते हैं। जैसे कि शास्त्र में जो लोकेशन जो बताया है, जानू और इसके बीच में, पिंडिका के बीच में एक पॉइंट बताया है, उसमें अग्निकर्म भी कर सकते हैं और रक्त मोक्षण भी, गुल्फ संधि में रक्त मोक्षण भी करते हैं। ये लाक्षणिक चिकित्सा है, ये व्याधिमूलक चिकित्सा नहीं है। पेन कम हो जाएगा, पेन कम हो जाएगा, लेकिन व्याधि पूर्णतः नष्ट नहीं होती है। सर अगर पेशेंट में शोफ है तो शोफ जहाँ रहेगा वहाँ पे हम लीच लगा सकते हैं? निश्चित लगा सकते, निश्चित लगा सकते, लीच लगा सकते, लेकिन मार्गोजन्य वातों को रहेगा तो, अगर धातुक्षय रहेगा तो वहां नहीं करना चाहिए। तो ऐसी जो कंडीशन जो है, ऐसी कंडीशन में एक बात ध्यान में रखना चाहिए
कि हम जो चिकित्सा कर रहे हैं उसमें दोषों की अंशांश कल्पना का विचार करना चाहिए कि व्यान वायु है, रस है, रक्त है, सिरा है, स्नायु है, कंडरा है, उसमें कौन से प्रकार की विकृति निर्माण हो गई है, वो विकृति को ध्यान में रखते हुए हमें चिकित्सा करनी चाहिए। ठीक है सर, ये तो हुआ पंचकर्म का, लेकिन अभी हम ओरल मेडिसिन क्या देंगे? नहीं, ओरल मेडिसिन में एक बात है कि व्याधि का कौन से उस औषधि का रोगाधिकार क्या है। हमें वात गजांकुश देना है, वात कुलांतक देना है, समीरपन्नक देना है, वात राक्षस देना है, त्रयोदशांग गुगुल देना है, त्रिफला गुगुल देना है, महायोगरद गुगुल देना है, त्रैलोक्य चिंतामणि देना चाहिए। क्या देना चाहिए हमको? बेसिकली एकांगवीर रस जो है, एकांगवीर रस और वात गजांकुश रस, यह वात कफज गुदसी में उसका प्रयोग करते हैं। त्रिफला गुगुल ये वात कफज गुदसी में उसका प्रयोग करते हैं। त्रयोदशांग गुगुल जो है उसका वात कफज गुदसी में प्रयोग करते हैं। लेकिन वात कुलांतक रस, वात कुलांतक रस इसका जो प्रयोग जो है, वात कुलांतक रस का जो प्रयोग है, यह बृहत्वात चिंतामणि जो है, बृहत्वात चिंतामणि है, त्रैलोक्य चिंतामणि है, सुवर्ण भूपति रस जो है, अश्वगंधा है, श्रृंग भस्म है, गोदंती है, रौप्य भस्म है, इसका जो प्रयोग जो है वात गुदृश्य में करना चाहिए। तो दोनों अलग अलग है। एक जो है वो धातु क्षय को कम करने वाला है, दूसरा जो है मार्गरोध को कम करने वाला है। क्लियर? तो सर अभी हम अगर पथ्य की बात करेंगे तो पेशेंट ने कौन सा पथ्य रखना चाहिए, कौन सा नहीं खाना चाहिए? अगर वातज गुदृश्य का पेशेंट आता है तो उसने क्या करना चाहिए? चना, वाटाणा, मटकी, दही, बैंगन, बटाटा, अचार ये नहीं खाना चाहिए। जो वात को बढ़ाने वाली चीजें जो रहती है, कटु, तिक्त, कषाय, शीतवीर्यात्मक, कटु विपाकात्मक, ये औषधि नहीं, ये आहार नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इससे वात बढ़ जाता है। हमें वात बढ़ाने वाली औषधि देनी चाहिए। तो क्या खाना चाहिए? तो गोभी चलना चाहिए, परवल खाना चाहिए, पालक खाना चाहिए, करेला खाना चाहिए, टिंडला खाना चाहिए, दूधी देना चाहिए, मूंग की दाल देना चाहिए। उड़द की दाल हमें वात गुदृश्य में चलेगी, वात कफल में उड़द की दाल नहीं चलेगी। तो इस प्रकार का जो आहार जो है, इस प्रकार का आहार वातज गुदृश्य और कफल, लेकिन स्पेसिफिक आहार जो है जिसको अपन स्पेसिफिक आहार कहते हैं, वो स्पेसिफिक आहार वात कफज गुदृश्य का जो स्पेसिफिक आहार जो बताया गया है, ये खाने से वात कफज गुदृश्य कम हो जाएगी। जो आहार कैसे होना चाहिए? दीपन होना चाहिए। जो आहार कैसे होना चाहिए? पाचन होना चाहिए, आम पाचक होना चाहिए, वातानुलोमक होना चाहिए, मलानुलोमक होना चाहिए, शूलग्न होना चाहिए, शोथग्न होना चाहिए। ऐसा आहार कौन सा रहता है? तो बैंगन खाना चाहिए। लेकिन बैंगन खाने से तो वात बढ़ता है ऐसे कहते हैं। हाँ, लेकिन चरक ने जो बताया है, चक्रदत्त ने जो बताया है कि वात कफज गुदृश्य में बैंगन का भरता खाना चाहिए। जो बैंगन भरते का जो बैंगन रहता है वो लाना चाहिए, लाने के ऊपर चूल्हे के ऊपर उसको पकाना चाहिए, उसके छिलटे निकालना चाहिए, उसमें एरंडी का तेल डालना चाहिए, बाद में सेंधा नमक डालना चाहिए, काली मिर्च की पाउडर डालना चाहिए और उसको घोटना चाहिए और बाजरी की रोटी के साथ हफ्ते में 3 बार लेना चाहिए, जिसके कारण वह बैंगन का भरता शूलग्न है, शोथग्न है, आम पाचक है और वातानुलोमक है और मलोलोमक है। वो लेने के बाद 3 या 4 जुलाब हो जाते हैं, आम कम हो जाता है। यहाँ आने वाली वात कफज में जो सूजन रहती है वो सूजन कम हो जाती है, स्तब्धता कम हो जाती है, शूल कम हो जाता है, पैर हल्का लगता है। तो इस प्रकार का बैंगन का भरता जो है, जो चक्रदत्त ने बताया है गुदृश्य रोगाधिकार के लिए, वो देना चाहिए। ये एक नई बात आज हमें सीखने को मिली कि बैंगन बस वात बढ़ाता ही नहीं है, तो बैंगन को अगर ऐसे तरीके से बनाएंगे तो वात को कम भी करता है। तो हमें एक बात ये करना चाहिए कि वातज गुदृश्य के जो पेशेंट रहते हैं उनको हेतुमूलक चिकित्सा इंपॉर्टेंट है। कोई भी रोग, निदान परिवर्जनम,
जिस कारण से रोग हो रहा है वो पहले निकाल दो। आप कितनी भी दवा ले दो और वो हेतु का सेवन करते रहेगा तो कुछ रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। हेतुमूलक चिकित्सा इंपॉर्टेंट है। रात्रि जागरण नहीं करना चाहिए, रात्रि जागरण नहीं करना चाहिए। ज़्यादा कटु तिक्त रसात्मक यानी ज़्यादा स्पाइसी फूड नहीं लेना चाहिए, चने की रेसिपी नहीं देना चाहिए, पाव भाजी नहीं खाना चाहिए, वड़ा पाव नहीं खाना चाहिए, पिज़्ज़ा बर्गर नहीं खाना चाहिए। लेकिन नॉनवेज तो खाना चाहिए। अब ये नॉनवेज कहाँ खाएंगे हम? हाँ, तो वातज दुर्दशी में मांस रस का प्रयोग करना चाहिए। वातज दुर्दशी में मांस रस का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि शास्त्र में बताया है कि पशु पक्षियों का जो मांस रहता है, मांस रस है, वो लेना चाहिए। आजकल का चिकन सूप या मटन सूप नहीं लेना चाहिए, क्योंकि शास्त्र में जो बताया गया है कि जो पक्षी, उड़ने वाले जो पक्षी रहते हैं उनका मांस रस खाएंगे। जो लघु रहता है, जो पाचक रहता है, जो ग्रहण करने वाला रहता है, ऐसे पशु पक्षियों का मांस रस चलता है, तो वो मांस रस वहां चल सकता है। लेकिन वात कफल दूसरे में नहीं करना चाहिए। हाँ, तो इस प्रकार का मांस रस का भी हम प्रयोग कर सकते हैं जो शरीर को उपयुक्त हो सकता है। एक बात है इसमें कि इस प्रकार का जो पेन जो है कभी कभी जो है नीचे से लेकर ऊपर तक आ जाता है, ऐसे हरि संहिता में लिखा है। इसका हरि संहिता में लिखा है कि नीचे से लेकर ऊपर तक आ जाता है, उसमें पेन ज़्यादा बढ़ जाता है। और उस प्रकार की अवस्था में शास्त्रकारों ने कहा है कि इस प्रकार की अवस्था जब रहती है तो एडी में जो पेन होता है उसको कम करना चाहिए। वहाँ वातराक्षस का प्रयोग करना चाहिए। जो वातराक्षस नाम की दवा जो है उसका प्रयोग करना चाहिए। वहाँ अग्निकर्म करना चाहिए, वहाँ रक्तमोक्षण करना चाहिए, वहाँ लेप चना लगाना चाहिए। जो एडी में सॉफ्ट टिश्यूज में जो स्वेलिंग आ जाती है वो स्वेलिंग को कम करने के लिए तो मेथी, राई और आमा हल्दी इसका लेप लगाना चाहिए। वो तीनों पाउडर लेकर, 1 चम्मच पाउडर लेकर गर्म पानी में डालने का, उबालने का, और पेशेंट को जितना सहन होता ऐसे डायबिटिक पेशेंट को लेप नहीं लगाना चाहिए। अच्छा सर, इसका क्या कारण है? क्योंकि अगर ज़्यादा स्वेदन करेंगे तो वहाँ व्रण की उत्पत्ति हो जाती है, जख्म हो जाएगी। तो स्वेदनम वर्जित है। कभी भी मधुमेह का रुग्ण जो रहता है उसको स्वेदन नहीं देना चाहिए। हाँ, इसीलिए अगर हम वहाँ ज़्यादा लेप, गरम गरम लेप लगाते हैं तो कभी कभी क्या रहता है कि पेशेंट को सहन नहीं होता है, वहाँ व्रण की उत्पत्ति हो जाती है। इसलिए डायबिटिक पेशेंट को वो नहीं करना चाहिए। तो ये हमें जिसको हम लेप जो है, कभी कभी क्या रहते हैं तुरटी का लेप लगाते हैं। तुरटी है, वचा है और वेखंड है, जिसको वेखंड कहते हैं, और सुंठ है, उसका भी लेप लगाते हैं। तो लेप का हम प्रयोग कर सकते हैं। तो ये प्रकार का ये जो है चिकित्सा जो है वो वातज और वात कफल की दृष्टि में कर सकते हैं। सर इसमें सीजन का कोई रोल है क्या? कौन से सीजन नहीं, में बहुत ज़्यादा पड़ता है? बहुत बार वात कफल दृष्टि का जो तकलीफ जो होती है वो सीजन वाइज रहती है। जब भी पेट खराब हो जाता है, बेसिकली बम्बई में इस प्रकार की व्याधि ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि भागदौड़ तो चलती रहती है, बाहर का खाना तो चलते रहता है, और बम्बई का जो क्लाइमेट है वो अग्नि को मंद करने वाला रहता है, तो आम की उत्पत्ति हो जाएगी। और बहुत बार क्या रहता है, साइटिका का पेन बढ़ जाता है। वात कफल जिसको कहेंगे उसका पेन ज़्यादा बढ़ जाता है। सर काफी बार पेशेंट ऐसे कंप्लेन करता है कि हमें बस एड़ी में ही दर्द है। वो अलग व्याधि है, उसको वातकंटक कहते हैं। उसको वातकंटक कहते हैं। वातकंटक यानी वहाँ वो अस्थि में कंटकवत प्रतीति हो जाती है। जैसे ही दबाएंगे, पैर दबाएंगे तो पेन जो है सीवियर पेन हो जाता है एडी में। थोड़ा चलेंगे तो कम हो जाता है, क्योंकि वहाँ के सॉफ्ट टिश्यू में स्वेलिंग आ जाती है, और उसमें हम रक्तमोक्षण करने के बाद तुरंत रिजल्ट मिल जाता है। तो वो हम लोग साइटिका में नहीं हम लोग cover नहीं करते। नहीं, उसके नहीं कहता है। पार्श्वी प्रसंग, पार्श्वी प्रदेश से जो पेन शुरू हो जाता है नीचे से लेकर ऊपर आ जाता है, ऐसा हरि संहिता काल में बताया गया है। वो अलग प्रकार की बताया, साइटिका के बारे में वर्णन किया गया है। तो सर अभी तो सारे अपने उसके पॉजिटिव फैक्टर्स, फिर उसको कैसे डायग्नोज करते हैं, क्या इन्वेस्टिगेशन करेंगे, नाड़ी परीक्षा क्या करते हैं उसमें, फिर उसकी चिकित्सा कैसे, ये तो आपने बता दिया। लेकिन अभी सर वो प्रिवेंट कैसे करेंगे हम? प्रिवेंट करने के लिए एक ही करना है कि हम जो आहार लेते हैं ना, वो आहार हमारा सात्विक आहार होना चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ
कि सदवृत्त का पालन करना चाहिए, सात्विक आहार खाना चाहिए। अभी हमारे समय में पिज़्ज़ा बर्गर नहीं था, लेकिन आज वो पिज़्ज़ा बर्गर या चाइनीज़ के कारण विभिन्न प्रकार के रोगों का निर्माण होना चाहिए, वो हमें अवॉइड करना चाहिए। ये प्रिवेंटिव है, क्योंकि अभी तो हम खाएंगे, अभी तो हमको अच्छा लगता है, वो पछता भी है, लेकिन आगे चलकर क्या करेगा, वो रोगों का निर्माण करने वाला रहता है। तो प्रिवेंटिव केयर इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर आवर हेल्थ। थैंक यू सो मच सर। आज आपने हमें साइटिका, जो कि आयुर्वेद में जिसे हम घृतरेसी कहते हैं, उसके बारे में आज आपने इतना हमें नॉलेज दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।